हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और कल यानी कि 8 तारीख जो बीता हुआ कल है, सभी लोगों को मेरी तरफ से, सभी महिलाओं का सम्मान करने वाले सभी पुरुषों को हैप्पी वुमेंस डे। और ये जो दिन बनाए जाते हैं ना, बेसिकली ये इसलिए बनाए जाते हैं कि उस दिन लोग कहते हैं कि रोज ही वुमेन्स डे एंड ऑल दैट। बात ये है कि खुद को पहचानने के वो दिन होते हैं कि कुछ दिन, एक दिन खुद को इम्पोर्टेंस देने का होता है। और अनलेस वी गिव इम्पोर्टेंस टू आवरसेल्व्स वी विल नॉट बी एबल टू गिव इम्पोर्टेंस टू एनीवन। दैट्स व्हाट आई फील। तो ये जो चीज़ है, तो आप सभी को बताने के लिए कि कल जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, तो आप सभी को वुमेन्स डे की शुभकामनाएं। और आज हमारा पैनिशिया सीरीज़ का सीरीज़ 16 है। आज मैंने इससे पहले अलीग्रो, पेंसरोसो और लिसिडस के बारे में बताया था। जिन लोगों ने ये सीरीज़ ना देखी हो वो देख ले भाई। देखो, हेल्पफुल तो है ही, और आप लोगों को पता भी है कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है यूपी टीजीटी पीजीटी की। फिलहाल तो अभी तक जो है, जो ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है ही ऑफिशियल नोटिस वही है 14 एंड 15 में। और जून में जो है यूपी पीजीटी का टेस्ट पे है। तो अब काफ़ी लंबा समय बीत गया था भाई। 2022 में फॉर्म्स आए थे और अब जो है 2025 में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो आप लोगों की तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। और अब आप लोगों के लिए पेनिशिया सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी भाई, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनके लिए अपनी तैयारी को जांचने का एक तरीका है कि भाई आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो और ऐसे मत सॉल्व करिए कि एक इसका तुक्का मार के ए है, बी है, सी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको ये समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, और स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व करना, ये नहीं कि महा बिल्कुल ही हल्के लेवल के पेपर हों जो बस प्रीवियस ईयर कर लिए तो हो गया। प्रीवियस ईयर भी करो, मगर उसके साथ एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के, मुझसे मत पूछना कौन से हैं, स्टैंडर्ड लेवल के पेपर जो है वो सॉल्व करो। और उन क्वेश्चंस को देखकर अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे दिमाग में एक घंटी बजी कि भाई ये क्वेश्चन जो है इसमें ये ग्रामर का ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, या इसमें जो है जो पूछा जा रहा है यहाँ पे जो है ये मिल्टन का, ये इसमें डिवोर्स ट्रैक्ट में ये वाली बात पूछी गई थी, या कुछ भी जो तुम्हारे पढ़ के अगर तुम्हारे दिमाग में घंटी बज रही है, तब तो तुम्हारी तैयारी बढ़िया है। नहीं तो आगे तो मैं कुछ कहूँगी ही नहीं। चलिए, अब मैं आप लोगों के साथ जो मेरी सीरीज़ है जो चल रही है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। 3 मैंने वर्क्स इसमें जॉन मिल्टन जी के लिए हैं, और उन वर्क्स को उनके एमसीक्यूज आज मैं करवा रही हूँ। तो ये हमारे, देखो, ये मैंने इससे पहले 15 वाली जो हुई थी ना, तो उसमें मैंने एलीग्रो, पेंसरोसो और लिसिडस के बारे में बताया था। आज इन तीनों वर्क्स के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो आजकल मैं डिटेल और वो दोनों चीज़ें ले रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। पेंसरोसो प्राइमरली सेलिब्रेट्स active social life, mirth and festivity, contemplation and melancholy, physical labor and outdoor activities। तो भाई अगर हम बात करते हैं तो जॉन मिल्टन ने ये 2 पोएम्स जो लिखी हैं, जो होटन पीरियड में उनके ये पोएम्स आई थी, और जिनमें एलिजाबेथन फवर देखने को मिलता है। कहीं से कहीं तक भी इनमें प्यूरिटनिज्म का कोई टच देखने को नहीं मिलता। अलीग्रो एंड पेंसिरोसो कंपेनियन पोएम्स हैं। तो पेंसिरोसो जो वर्ड है, पेंसिरोसो का मतलब होता है पेंसिव मैन या मेलंकली मैन। पेंसिव मैन या मेलंकली मैन। तो पेंसिरोसो क्या है? कंटेम्पलेशन एंड मेलंकली। दैट इज कंटेम्पलेशन एंड मेलंकली। The title Penseroso translates from Italian to mean the happy one, the joyful one, the thoughtful one, the energetic one। तो अभी मैंने आपको बताया था पेंसिव, पेंसिव का ही सिनोनिम होता है थॉटफुल या द मेलंकली मैन। Penseroso is intended to be read as a companion piece to Paradise Lost, Lycidas, Allegro, Comus। तो भैया आपको पता है कि ये मिल्टन की जो पोएम्स हैं, इनमें सबसे पहली बात, ये जो पोएम है पेंसिरोसो और एलीग्रो, ये दोनों जो है ना, इनमें नो प्यूरिटन टच, ये याद रखिएगा, इनमें प्यूरिटन टच नहीं है। ये एलिजाबेथन टच या रेनेसांस टच दिखाती हुई है। नो प्यूरिटन टच, इन पोएम्स में प्यूरिटन टच नहीं है।
The poem emphasizes the value of superficial pleasures, intellectual pursuits and solitude, material wealth, public recognition and fame. बताइए ये अलीग्रो सॉरी पेंसिरोसो जो पोएम है वो क्या बताती है? तो वो यहाँ पर बोलता है कि गॉडेस मेलंकली को याद करते हैं और कहते हैं कि जॉयस को वेन डिल्यूडिंग जॉयस कहा जाता है। तो कहते हैं कि भाई कोई भी इंसान जो है ना वो केवल तभी एक समझदार व्यक्ति माना जा सकता है जब वो अकेले में रहता है और इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स जो है वो करता है। द आंसर इज बी, दैट इज बी। In Penseroso, Milton draws heavily on imagery associated with. In Penseroso, Milton draws heavily on imagery associated with urban life, classical mythology, military campaigns, sports and athletic competitions. तो भाई Penseroso में मिल्टन की जो इमेजरी है दैट इज क्लासिकल माइथोलॉजी एंड scholarly pursuits. Classical mythology and scholarly pursuits. That is B. Now the question number 6. The overall tone of Penseroso is light-hearted, solemn and reflective, and angry and resentful, chaotic and disorganized. And that is बहुत गंभीर और सोच परख है, and that is solemn and reflective. The speaker in Penseroso seeks constant entertainment, quiet contemplation and intellectual stimulation, public adoration and celebrity, and constant physical activity. तो ये आपको पता है स्पीकर जो है वो चाहते हैं quiet contemplation and intellectual stimulation. The poem explores यानी कि Penseroso एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, मटीरियलिज्म या फ्रिवलिटी। ये पोएम जो है वो एक्सप्लोर करती है इंट्रोवर्जन यानी कि एक इंसान अंतर्मुखी। अलीग्रो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ पोएम दैट सेलिब्रेट्स। अब अलीग्रो के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और मैंने भी इसमें बताया है। अलीग्रो और पेंसिरोसो जो है ये कंपेनियन पोएम है। इन पोएम्स में उन्होंने 10 लाइन्स के इसमें जो है उन्होंने ओपनिंग लाइन्स हैं इनकी, और इन पोएम्स में मिल्टन ने जो है वो ये बताया। पहले अलीग्रो और पेंसिरोसो दोनों ही म्यूजिकोलॉजी से इनके टाइटल्स लिए गए हैं, इटालियन टाइटल्स हैं। पेंसिरोसो का मतलब है द पेंसिव मैन, अलीग्रो का मतलब है द हैप्पी मैन। ठीक है जी। और अगर और कुछ भी बताना हो तो वैसे आप लोग इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर है वो देख भी सकते हैं, और फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। तो अलीग्रो के बारे में बता रही हूँ कि अलीग्रो एक पहली बात एक पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल का मतलब होता है जिसमें शेफर्ड्स या कंट्री लाइफ के बारे में बताया जाता है। ये पोएम लिखी तो 1631 या 32 में गई थी, लेकिन ये पब्लिश हुई है 1645 में, जितनी भी मिल्टन की होटन पोएम्स हैं। और ये जो पोएम है स्पीकर जो है इसमें जब शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि वो बोलते हैं कि मेलंकली से कहते हैं कि मुझे छोड़ के चली जाओ और गो बॉदर द सिमेरियंस, यानी कि जो अंडरवर्ल्ड में रहने वाले हैं उनको तुम जो है जाकर बॉदर करो। और फिर इसी पोएम में यानी कि अलीग्रो में ही इन्वोक्स गॉडेस यूफ्रोसाइनी, द गॉडेस ऑफ मर्थ या जॉय। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, ये जो पोएम है अलीग्रो, इट वॉज रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। ठीक है, ऑक्टोसिलेबिक्स में लिखा गया है। ये पोएम ऑक्टोसिलेबिक्स में लिखी गई है। ऑक्टोसिलेबिक का मतलब होता है 8 लाइन्स, सॉरी 8 सिलेबल्स इन अ लाइन। ये टेट्रामीटर में लिखी गई है। और इसमें मैंने बताया भी था, इसमें फेरी मैप, ये बताया था मैंने, फेरी मैप जो है वो दिखाई गई है। जो शेफर्ड्स हैं दे आर डिस्कसिंग अबाउट फेरी मैप। और इससे पहले फेरी मैप का अगर हम ये एक इंटरटेक्चुअलिटी या जैसे कहना चाहिए अल्यूजन दिया गया है। और फेरी मैप का वर्णन हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट में भी पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। अलीग्रो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ पोएम दैट सेलिब्रेट सॉलिट्यूड, मेलंकली, मर्थ, जॉय एंड सोशल प्लेजर्स। तो ये इसका आंसर है। और इसमें गॉडेस ऑफ मर्थ है दैट इज यूफ्रोसाइनी। ठीक है जी।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल अलीग्रो ट्रांसलेट्स फ्रॉम इटालियन। ये दोनों ही टाइटल अलीग्रो एंड पेंसिरोसो कहाँ से लिए गए हैं? इटालियन से, म्यूजिकोलॉजी से। अलीग्रो का मतलब होता है द हैप्पी मैन, दैट इज द हैप्पी वन। Allegro is commonly paired with which other Milton poem, and that is Penseroso. The poem depicts scenes of urban decay, rural life, pastoral poem है, मैंने आपको बताया ही है। तो ये पोएम जो है पेस्टोरल पोएम है, तो पेस्टोरल सीन्स के बारे में बताती है। इसमें मैंने भी बताया हर जो इसमें शुरुआत हुई है उसमें 8 लाइन में 8 सिलेबल्स है। 10 लाइन का जो उन्होंने जो ओपनिंग लाइन्स हैं octosyllabic lines. In Allegro, Milton frequently alludes to, तो यही है आपका that is classical mythology and pastoral traditions. Classical mythology and pastoral traditions. The overall tone of Allegro is pessimistic, optimistic, ironic and tragic. तो इसकी जो overall tone है that is optimistic and cheerful. The poem emphasizes the pleasures of isolation, active engagement, material wealth, spiritual asceticism. तो भाई देखो ये जो पोएम है यानी कि अलीग्रो, ये एक्टिव एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, ये पोएम जो है ये जो वर्ल्ड के साथ एंगेजमेंट के बारे में बताती है। अलीग्रो एंड पेंसिलेसो आर कंसिडर्ड व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स टू वन अनदर, तो ये कहलाती हैं कंपेनियन पोएम्स, दे आर कॉल्ड कंपेनियन पोएम्स। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट जो बढ़ेंगे वो लिसिडस के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार जो है लिसिडस के बारे में बताने से पहले एक बार आप लोगों को ये बता देती हूँ। देखिए जिन लोगों ने पीजीटी की तैयारी कर चुके हैं, ये हमारा जो स्कोपम प्रैक्टिस बैच है, सबसे पहले इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी फ़ीस है 1099 यानी कि 1100। इसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर है ये पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं। पहली बात लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या मैडम आप इसमें डिटेल में पढ़ाएंगे, तो भैया जो मेरा डिटेल वाला बैच है ना, जो पीजीटी का मेरा डिटेल्ड बैच है वो 7799 का है, यानी कि 8000 लगभग 8000 का 7800 का बैच है वो, जिसमें नोट्स वगैरह सब मिलते हैं। ये जो बैच है तो इसको मैं हटा देती हूँ, ये जो बैच है मेरा स्कोपम वाला, ये प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच क्या होता है कि इसमें अभी हम लोग मान के चल रहे हैं 20 से 25 पेपर जो है क्वेश्चन पेपर वो करवाए जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा नहीं है कि घास काट दूंगी, इसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं। उसमें मैंने स्टूडेंट्स को क्या कराया, जैसे अभी तक 5 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, तो अब मेरा 6 पेपर शुरू होगा। अब क्या है आपको पता है कि इसमें जो है वो जो राइटर्स हैं, पीजीटी के जो राइटर्स हैं, मैंने ये स्टूडेंट्स को कहती भाई पढ़ तो रखा ही है, नहीं है तो आप लोग, अब मैंने स्टूडेंट्स को कहा है कि जैसे कि भाई हम 4-4 राइटर लेके प्रिपेयर करेंगे। जैसे हमने पहले 4 टेस्ट पेपर करे तो हमने प्रॉपर अपना अभी हम मतलब मिले जुले क्वेश्चंस थे, जैसे कुछ हमने टीएस इलियट के ले लिए, मतलब जैसा पेपर का होता है। अब मैंने क्या करा है कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए करा है कि भाई हम पहले इसके राइटर्स बेस्ड जैसे 4 राइटर्स लिए, उनके टेस्ट पेपर बनाया और स्टूडेंट्स को यही नहीं रुक गए, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मेन पॉइंट्स जैसे प्रीवियस ईयर में आए हुए कोई क्वेश्चंस हैं कुछ है तो वो स्टूडेंट्स को उसका पॉइंट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे कीट्स के, शैले के जो मेन जैसे प्रीवियस ईयर में कोई भी आया है या क्वेश्चंस आए हैं या उनके मेन पॉइंट्स हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल में मैं बताऊं कि मैंने जैसे बच्चों को शैले कहा कि तैयार कर लेना, शैले कीट्स वगैरह तैयार करना, तो मैंने शैले के जितने भी है कि भाई क्वीन मैब उन्होंने लिखी थी तो किससे प्रभावित होकर लिखी थी, जो है शैले के लिए अलास्टर का दूसरा नाम क्या है, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये ना एक तरीके से कहते हैं ना वन लाइनर्स, ये वन लाइनर्स मैंने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा करके दिए हैं कि ये आप अपने एग्ज़ाम से पहले इनको आप एक बार तैयार करो फिर पेपर दो, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप अगर ये सोचो कि भैया 1099 में इंसान मैं डिटेल भी करवा दूँ, उसके नोट्स भी भेज दूँ, तो भाई देखो ऐसा है, हर अच्छी चीज़ जो होती है ना
वो कीमत के साथ आती है। इतने पैसे मैं नहीं लेती हूँ भाई, लोगों को लगता है कि भाई पैसे हैं, ये है वो है, लेकिन जो पढ़ते हैं फिर उनके बाद, आज सुबह ही एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज करा, मैं उसकी भावनाएं समझ गया कि भाई उसने मुझे मैसेज ये करा कि मैम इतना अच्छा आप पाइनियर में आप प्रोवाइड करा रही हो कि मैंने जब मेरी जॉब लग जाएगी तो ना मैं इसके और पैसे आपको दूंगी। तो मैं समझिए, मुझे वो मैं एक्स्ट्रा पैसे उसके नहीं चाहिए ना, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन मैं उसकी भावनाएं समझ गई कि कितनी खुशी उसको हुई है कि भाई इतने मतलब जब तक परचेज नहीं करते हो तब तक लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं क्या है क्या। अब आप ये सोचिए कि हमारे जो भी बैचेस हैं, जो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम ऑथेंटिक चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। अब ऑथेंटिक चीज़ देना, ऑथेंटिक चीज़ प्रोवाइड करना, यही हमारा काम है। तो अब इसमें भी मेहनत करके करते हैं कि भाई देखो आपका प्रैक्टिस बैच है, तो हम प्रैक्टिस बैच में आपको 1099 है, अब हम उसमें वो नहीं दे रहे हैं स्टडी मटेरियल एस, मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ड कॉपी मटेरियल, लेकिन पीडीएफ्स क्यों, क्योंकि भैया पेपर तैयार करने पड़ रहे हैं मेरे को, क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ मैं पूरा, फिर उसके बाद जो है वो टाइप होता है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के पास जलता है। तो जिनको ये इसके बारे में यहाँ, लेकिन हाँ तैयारी जो कर रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल ये इसलिए होता है क्योंकि भाई उसको ये पता है कि मैं अपनी तैयारी जांचूं कैसे, मैंने पढ़ तो लिया, मुझे क्या पता मैं कितने पानी में हूँ, तो वो यहाँ से पता चलता है। उसके बाद जहाँ उसकी कमी है वो उस कमी को पूरा भी करते हैं, चाहे ग्रामर है चाहे लिटरेचर है। देखो एग्जाम निकलता है दोनों चीज़ों से, ठीक है। ये वाला है स्कोपम का, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर। इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आप स्टोर में जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये वाला बैच है पाइनियर का। पाइनियर का प्रैक्टिस बैच है, ये बेसिकली यूपी टीजीटी के लिए है। आप जो यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के पेपर फॉर्म भरे हुए हैं भाई, अलग अलग बैच खरीदते हैं, तो यूपी टीजीटी का ये बैच है। इसमें मोस्टली इसमें आप ये मान के चलिए कि इसमें 60+ टेस्ट पेपर अब हो गए हैं। अब मेरे स्टूडेंट्स ने अब ये कहा है कि मैम अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इसमें रिवीजन करवाएंगे, बिल्कुल जैसे भाई मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए इसमें नई नई चीज़ें करके करती हूँ कि भाई अब तुम इसके लिए भाई जैसे पेन पेपर मोड में होता है, कुछ लोग कहते हैं हमें ऑनलाइन टेस्ट पेपर चाहिए। देखो ऑनलाइन का आपका जब मोड ही नहीं है तो आप पेन पेपर पे, पेन पेपर का मतलब ये आप करो पेपर तो आप लोग OMR शीट पे ही करो, यानी कि आप OMR ऑर्डर करो, गूगल से निकालो, OMR पे ही सॉल्व करो। आप देखो कि आप 2 घंटे में 125 क्वेश्चन विद अपना कोई भी रोल नंबर भर के सीरीज भर के वो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो हमारा बैच है ये 1599 का है, और इसके अलावा ये हमारा 1899 का है। 1899 में हमारी पाथ टू विक्ट्री बुक है, और 1599 में जो है वो हमारे टेस्ट पेपर्स है। टेस्ट पेपर तो दोनों में ही है, इसमें जो है हार्ड कॉपी मटेरियल मिलता है, इसमें हार्ड कॉपी मटेरियल है, इसमें भी हार्ड कॉपी मटेरियल है। और जो लोग जानते हैं हार्ड कॉपी मटेरियल अगर खुद निकलवाने बैठे तो पता चल जाता है, तो हार्ड कॉपी मटेरियल जो है वो हमारा इसमें जाता है, पेपर बच जाते हैं आपके पास, आप उन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इनमें क्या है, इनमें भी वही प्रैक्टिस पेपर्स हैं, ट्रेजर है, ये बहुत अच्छा जो है मटेरियल है। इसके अलावा भाई देखो हमारे बाकी के तो ये हैं ही, जो ये वाला हमारा जो है दैट इज़ प्रैक्टिस बैच, ये हमारा कंप्लीट बैच है। लेकिन अब इसको मैं इतना प्रमोट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि समय जो है अब कम रह गया है। जो लोग कर सकते हैं वो तो भाई 15 दिन में भी तैयार कर लेंगे, और जो नहीं कर सकते हैं तो ये हमारे अभी प्रैक्टिस बैच को ही मैं ज़्यादा कह रही हूँ कि भाई हमारे स्कोपम और वो जो है प्रैक्टिस बैच है। दोज हु वांट टू टेस्ट देयर नॉलेज, क्या पढ़ा है 3 साल में, हमने क्या तैयारी करी क्या नहीं करी, तो मैंने कहा ना स्टैंडर्ड पेपर करके देखो। देखो मार्केट में अवेलेबल बिल कुछ भी कर लेना, वो आपकी तैयारी की कसौटी नहीं है, तो स्टैंडर्ड पेपर से सॉल्व करना चाहिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा लिसिडस के क्वेश्चंस। द ओपनिंग लाइंस ऑफ लिसिडस एड्रेस द सी, फ्लावर एंड ट्रीज, द रीडर, सेंट पीटर। अगर आप ओपनिंग लाइन लिसिडस की पढ़ें तो लिसिडस की ओपनिंग लाइन है, मैं आपको ये बताती हूँ। Yet once more, oh ye laurels, and once more ye myrtles brown and ivy never seen. Ivy और उनके बारे में, तो ये फ्लावर्स एंड ट्रीज के बारे में बात की जा रही है। तो ओपनिंग लाइंस जो हैं किसके बारे में बताती हैं, फ्लावर्स एंड ट्रीज के बारे में। द फ्रेज फोर्सिबल फिंगर रेफर्स टू a musical instrument, the act of writing poetry, the destructive power of the sea, the hands of a religious figure.
इसमें एक फ्रेज आता है फोर्सिबल फिंगर्स। तो फोर्सिबल फिंगर्स जो है वो इसमें क्या है, फोर्स्ड फिंगर्स shatter your leaves before the mellowing. I came to pluck your berries harsh and crude and with force fingers rude shatter your leaves. तो इसमें बात की जा रही है the act of writing poetry. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. What does the speaker question regarding the value of fame? Its accessibility to the wealthy, its permanence in the face of death, its importance in political life, या इसका जो लास्ट नेक्स्ट वाला भी है वो भी बता देती हूँ. एक मिनट, मुझे जरा सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा सा, द फ्रेज फोर्सिबल फिंगर रेफर्स टू, एक मिनट मुझे जरा इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे जब किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो जाता है तो मैं उसको देखती जरूर कि क्या जो है इसका मीनिंग है. ऐसे थोड़ी ना आपको जो है यूं ही 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा. लेट मी चेक. हाँ ये सही है. फ्रेज फोर्स फिंगर, द एक्ट ऑफ राइटिंग फिंगर्स, जो द एक्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री ही है. शैटर योर लीव्स, यही होना चाहिए, और तो मेरे हिसाब से कुछ होना चाहिए नहीं, यही होगा, द एक्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री. What does the speaker question regarding the value of fame? Its accessibility to the wealthy, its permanence in the face of death, its importance in political life, its influence and social status. हाँ जी, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज द स्पीकर क्वेश्चन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ फेम, फेम के बारे में वो क्या बोलता है, रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ फेम. फेम के बारे में बोलता है कि जो लास्ट लाइन भी है इसकी जो है ये वाली लाइन है कि जो सेंट पीटर भी इसमें बोला जाता है कि फेम जो है वो इस यहाँ नहीं मिलता है, फेम कहाँ पे मिलता है, मृत्यु के बाद जो है नसीब होता है. तो इट्स परमानेंस इन द फेस ऑफ डेथ, कि फेम अगर मिलता है वो कहाँ कब मिलता है, मृत्यु के बाद जो है वो मिलता है. फेम इज नॉट द स्पर दैट ग्रोज ऑन द मोर्टल सॉइल, ये बोला गया ना इसमें. द कैरेक्टर ऑफ कैमस, इसमें है कि भाई जब लिसिडस जो लिखी गई थी वो एडवर्ड किंग की मृत्यु के उपरांत लिखी गई थी. ये जितने भी जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स थे उन्होंने एडवर्ड किंग को श्रद्धांजलि दी थी. जस्टा एडवार्डो नाम का एक कलेक्शन निकला था जिसमें ओब्सिक्वीज जो है वो छपी थी. तो उसमें दिखाया था कि केवल जो है भाई एक पैथेटिक फैलेसी भी जो है वो दिखाया गया था. तो इसमें कैमस का क्या मतलब था, रिवर कैम दिखाई गई थी कि भाई वो भी मौन कर रही है, वो भी अपने एक मतलब देखिए एडवर्ड किंग की मृत्यु के उपरांत सभी चीजें जो हैं, प्रकृति भी विलाप कर रही है. द रिवर कैम एसोसिएटेड विद कैम्ब्रिज. The grim wolf is generally interpreted as representing a natural predator, corrupt clergy, political enemy, the personification of death. तो इसमें आपने देखा होगा कि ये जो पोयम है, ये पोयम में मिल्टन ने केवल और केवल अपने है तो ये एलिजी, लेकिन इसमें केवल उन्होंने अपने दोस्त की मृत्यु का ही विलाप नहीं करा है. इसमें उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री के साथ साथ
क्लर्जी, करप्ट क्लर्जी पर भी जो है उन्होंने एक तरीके से प्रहार किया है। इसके अलावा जो उस समय के और भी लोग थे, जैसे राजा के दरबार के जो कवि थे, उनके कोर्ट पोएट्स थे, उन पर भी व्यंग करा है। तो यहाँ ग्रिम वुल्फ जो वर्ड यूज करा उन्होंने करप्ट क्लर्जी के लिए यूज किया। उन्होंने ये कहा है कि एडवर्ड किंग, मतलब उन्होंने ये कहीं ना कहीं ये कहा है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनको वो जल्दी ही दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जो लोग खराब होते हैं वो लंबे समय तक यहाँ पर रहते हैं और वो भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। और इस तरीके से उन्होंने करप्ट क्लर्जी पे वार किया है और कहा है कि एडवर्ड किंग बहुत ब्राइट था, में वो बहुत कुछ बन सकता था, वो चर्च में जा सकता था, मगर उससे पहले ही उसकी समय से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। The transition in the poem from pagan to Christian imagery signifies Milton's rejection of classical literature, a shift from despair to hope, a change in the speaker's political views, या जो है इसमें पैगन टू क्रिश्चियन इमेजरी सिग्निफाइज। देखिए, कोई भी अगर एलिजी होती है ना तो उसका जो अंत होता है वो एक ऑप्टिमिस्टिक अंत होता है। शुरुआत पेसिमिस्टिक होती है लेकिन अंत ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो शिफ्ट फ्रॉम डिस्पेयर टू होप, अ शिफ्ट फ्रॉम डिस्पेयर टू होप है। द एक्ट ऑफ गैदरिंग फ्लावर्स इन लिसिडस सिंबलाइजेस द ब्यूटी ऑफ नेचर और द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, द सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग, द प्रिपरेशन फॉर अ वेडिंग। तो ये आपको पता ही है कि इसमें द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, नहीं अभी है, what is the purpose of the many pastoral elements within the poem? To create a realistic depiction of rural life, to provide a simple backdrop for the story, to allow for allegorical expressions of complex themes, to distract the reader from the tragic subject। भाई देखो, पेस्टोरल एलिमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं इसमें, तो इसका क्या है, ये किस लिए बताए गए हैं? टू अलाउ फॉर एलिगोरिकल एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक रियलिस्टिक रूरल लाइफ के लिए नहीं है। बहुत सारे पेस्टोरल एलिमेंट्स हैं टू अलाउ फॉर एलिगोरिकल एक्सप्रेस की कॉम्प्लेक्स थीम बताने के लिए एलिगोरिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो यूज किए गए हैं। लिसिडस क्या है बेसिकली? अ सोनेट, एपिक पोएम, पेस्टोरल एलिजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? तो लिसिडस जो है वो एक पेस्टोरल एलिजी है। लिसिडस इज अ पेस्टोरल एलिजी। Whom does Lycidas represent? ये simple questions हैं। Whom does Lycidas represent? तो that is Lycidas जो है weep no more woeful shadows, ये लाइन है ना, एडवर्ड किंग के लिए यूज किया गया एक लाइन है ना। नाउ Lycidas the shepherds weep no more, तो Lycidas किसके लिए कहा गया है? एडवर्ड किंग के लिए कहा गया है। The poem setting is primarily an urban landscape, a battlefield और एन आइडियलाइज रूरल लैंडस्केप या कोटली सेटिंग। तो यहाँ पर पेस्टोरल पोएम है तो एक रूरल लैंडस्केप को दिखाया गया है। द लैंडस्केप इज रूरल। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज टू, विच फिगर, कौन से इसमें जब मिल्टन ने ये पोएम लिखी है तो उन्होंने से मोनोडी कहा है, मगर ये मोनोडी नहीं है क्योंकि इसमें हमें 2 या 3 वॉइसेस मिलती हैं जो इसमें विलाप कर रही हैं। तो उनमें से जो इसमें विच फिगर इज यूज कि क्लर्जी के जैसे कहना चाहिए क्लर्जी को क्रिटिसाइज करने के लिए कौन सी फिगर को यूज किया गया है इसमें। तो इसमें फिगर यूज की गई है सेंट पीटर। सेंट पीटर, इसमें सेंट पीटर हैज बीन यूज्ड एज अ वॉइस टू क्रिटिसाइज द करप्ट क्लर्जी। The poem draws heavily on allusions from classical mythology, biblical scripture, both classical mythology and biblical scripture, modern political events। तो भाई देखो, इसमें मिल्टन है जो है वो इसमें heavily he takes allusions from classical mythology and biblical scriptures। What is the major theme explored in Lycidas? The joys of life, the futility of war, the problem of fame and divine justice, the celebration, fame and divine justice, कि भाई जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी ही चले जाते हैं, उन्हें वो फेम भी नहीं मिलता।
द two-handed engine at the door most likely refers to, जिसमें एक लाइन एक फ्रेज यूज हुआ है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इन विच पोएम दिस फ्रेज हैज बीन यूज्ड, टू हैंडेड इंजन, क्योंकि भाई देखो पूरा का पूरा पूरी के टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ता है, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे भी लिए हैं कि जो फ्रेजेस कुछ अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं. द टू हैंडेड इंजन एट द डोर मोस्ट लाइकली रेफर टू, तो इसमें आंसर है डिवाइन रेट्रीब्यूशन, यानी कि भगवान का इंसाफ. द पोएम अल्टीमेटली ऑफर्स, देखो फ्रॉम डिस्पेयर टू होप है, तो दैट इज कॉन्सोलेशन थ्रू क्रिश्चियन फेथ. कॉन्सोलेशन थ्रू क्रिश्चियन फेथ, क्योंकि इसकी लास्ट लाइन यही है कि एंड नाउ वॉज ड्रॉप्ड इन टू द वेस्टर्न बे, एट लास्ट शी रोज एंड ट्विस्ट हिज मैंटल ब्लू. तो यहाँ पर है कॉन्सोलेशन थ्रू क्रिश्चियन फेथ. तो ये थे हमारे आज के 32 क्वेश्चंस जो आपके अलीग्रो, पेंसिरोसो और लिसिडस के लिए गए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. चलिए मिलते हैं जल्द ही. होली आने वाली है अब, तो होली पे भी पढ़ लीजिएगा जब समय मिले. बाय बाय.